घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के कई इलाकों की जहां पर आसमानी आफत टूटी है। आपको बताएंगे किन किन शहरों में संकट गहराया है बारिश की वजह से। साथ ही ये भी बताएंगे हाथरस केस में पीड़िता के परिवार ने सीबीआई की पूछताछ में क्या कुछ बताया है, और ये भी बताएंगे कि अब जांच एजेंसी का अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है। 1 घंटे तक इस विशेष बुलेटिन में इस बात का भी जिक्र करेंगे कि दुनिया भर में बेनकाब होने के बाद चीन अब कैसी बेतुकी बयानबाजी कर रहा है। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की नई आफत की करेंगे। कोरोना तो एक तरफ आफत था ही, अब मूसलाधार बारिश ने जिंदगी को परेशान कर दिया है। मुंबई की अगर बात कर लें, बीती रात लगभग पूरी रात जमकर बारिश मुंबई में हुई है। ये कुछ हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पुणे हो, बारामती हो, यहाँ पर जगह जगह सैलाब जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। आसमानी आफत अक्टूबर के महीने में ये सामान्य नहीं है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अक्टूबर महीने में भीषण गर्मी मुंबई में पड़ती है, महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में पड़ती है, लेकिन इस तरह की आसमानी आफत इस बार देखी जा रही है। 10:39 पर हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। 4.42 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हाई टाइड की चेतावनी दी गई है, जिससे अब तटवर्ती इलाकों में लोग अलर्ट पर हैं। भारी बारिश का अलर्ट है क्योंकि पूरी रात मुंबई में बारिश हुई है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो आसमानी आफत का ये गंभीर असर दिखाई दे रहा है, और 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश देखी गई। तो बीती रात मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भी भर गया। ये 5 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मरीन ड्राइव, भायखला, हिंदमाता, कुर्ला, किंग सर्कल। ऐसा नहीं है कि ये लो लाइंग इलाके हैं, यहाँ पर पानी भर गया। इतनी जोरदार बारिश हुई है कि मरीन ड्राइव जैसे पॉश इलाके में भी, प्राइम इलाके में भी पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदमाता की ही तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ नजर आया, और कैसे पूरी रात जो मुंबई में बारिश हुई है उसका असर अब देखा जा रहा है। मुंबई के भायखला, हिंदमाता, कुर्ला, किंग सर्कल समेत कई इलाकों में जल जमाव से मुसीबत अब बढ़ चुकी है। तो महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कल से हुई बारिश देर रात तक जारी रही। कई जगहों पर हालात बेहद गंभीर दिखाई दिए। पुणे में पूरी जिंदगी जैसे ठप हो गई, शहर में समंदर जैसे हालात हो गए। वहीं बारामती में तेज धार पानी कार को बहा ले गई। ये महाराष्ट्र पर नया संकट है। भारी बारिश ने जिंदगी पर ऐसा कहर बरपाया है कि राज्य के कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए हैं। मुंबई में झमाझम बारिश हुई तो जगह जगह सड़कों पर गंभीर हालात हो गए। बारामती में आसमानी आफत टूटी तो वजनदार कारें भी तिनके की तरह लहरों में बहने लगी। लेकिन सबसे गंभीर हालात दिखे पुणे में। पूरा शहर पानी में तब्दील हो गया। थाने में पानी ही पानी है। क्या इंसान, क्या भगवान, इस मूसलाधार मुसीबत से कोई नहीं बच सका। पुणे में भारी बारिश के बाद लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। सड़कों पर उफान दिखने लगा। जो भी इनके रास्ते में आया उसे लहरें बहा ले गईं। पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। लहरों की चपेट में आकर एक बाइक सवार फंस गया। देर तक जेसीबी की मदद से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब उसकी जान बच पाई। पुणे में कल दिन से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हालात बिगड़ते गए। एक जगह तो कार भी इन उफनती लहरों का शिकार हो गई। पुणे सोलापुर हाईवे बंद हो गया। उजनी बांध से भीमा नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। इसी दौरान सड़क से गुजरती ये कार लहरों का शिकार हो गई।
अब पुणे के इस थाने का हाल देख लीजिए। भारी बारिश के बाद पूरा थाना पानी से लबालब हो गया। थाने में हर तरफ बाढ़ की लहरें घूमने लगी। नौबत तो ये आ गई कि पुलिस कर्मियों को टेबल के ऊपर बैठकर खुद को इससे बचाना पड़ा। बारिश की मुसीबत से इंसान तो परेशान हुए ही, भगवान का दर भी नहीं बच सका। पुणे के दगड़ू सेठ गणेश मंडल के बाहर की सड़क का हाल देख लीजिए। लगता नहीं यहाँ कोई सड़क भी है। पानी की लहरें ऐसे दौड़ रही हैं जैसे कोई दरिया हो। ऐसे ही हालात बारामती में भी देखने को मिले। लगातार 3 घंटे की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। इंदापुर तालुका में सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को लहरों ने शिकार बना लिया। लोग बेबस होकर गाड़ियों को बहते देखते रहे। जानकारी के मुताबिक बारामती में कई पुल बह गए। मुंबई में भी बीती रात आफत की तस्वीर दिखी। महानगर के अलग अलग इलाकों में इस आफत की तस्वीरें देखने को मिली। सड़कों पर सैलाब का राज हो गया। कहीं गाड़ियां फंस गईं, तो कहीं लोग सड़कों पर जल भराव से परेशान नजर आए। इन सब के बीच आफत खत्म होने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई से एजाज खान, बारामती से वसंत मोरे और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई के ताजा हालात पर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय बांद्रा इलाके से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अक्टूबर महीने में मुंबई में बारिश होना कोई आम बात और नॉर्मल बात तो है नहीं। मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए नेहा, मौसम विभाग का कहना है कि इंटेंसिटी तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज कम हो जाएगी, लेकिन छुटपुट इलाकों में हैवी रेनफॉल हो सकता है। हालांकि रात भर बहुत बारिश तो जरूर हुई है, लेकिन इस वक्त कई इलाकों में धूप खिली हुई है। लेकिन हाई टाइड का प्रेडिक्शन भी दिया गया है 10:39 AM का 4.42 मीटर्स का, तो वो थोड़ा बहुत खतरा तो बना ही हुआ है। लेकिन इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, कहीं से भी वाटर लॉगिंग की रिपोर्ट नहीं आ रही है। लेकिन संडे तक के लिए न सिर्फ मुंबई बल्कि थाने, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन तमाम इलाकों के लिए अलर्ट दिया गया है। और मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कम से कम अगले 5 दिनों तक। हालांकि जो मेन खतरा है वो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इलाकों में ही है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग का कहना है मुंबई वासियों को अगले 48 घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी क्या ताजा हालात है महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में? पुणे से क्या खबर मिल रही है? क्या जानकारी है कि किस तरीके से अब बारिश जारी रह सकती है या आज भर ही बारिश है? देखिए, जो मेन जो प्रॉब्लम है, जो लो प्रेशर एरिया जो डेवलप हो गया है, मौसम विभाग का कहना है जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, उसका जो सेंटर था वो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग की तरफ है। तो ये जो तमाम इलाके हैं, यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। पुणे इलाके में भी हमने देखा है कि किस तरीके से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है। लेकिन अलर्ट जो है वो मुंबई के लिए, थाने के लिए, पालघर, इन तमाम इलाकों के लिए भी दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि खतरा इतवार तक रह सकता है, यानी ये जो तमाम इलाके हैं यहां पर वीकेंड में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई की खासकर मैं आपको बात बताऊं, रात भर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, हैवी स्टॉर्म्स थे, थंडर लाइटनिंग भी हुई थी। लेकिन आज जो है कम से कम मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए आज भी खतरा बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का अभी भी कहना है कि अगले 48 घंटे क्रिटिकल हैं और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता जानकारी देते हैं किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र के कई अन्य शहरों में इस वक्त भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे भारी हो सकते हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सायन, किंग सर्कल, भाईखला, मरीन ड्राइव, हिंद माता, परेल, कुर्ला, गांधी मार्केट, इन तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या तो नहीं, लेकिन जल भराव की स्थिति जरूर है। ये इस वजह से है क्योंकि लगभग पूरी रात मुंबई में बारिश हुई है और एक बार फिर से सैलाब जैसा मंजर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। 10:39 पर हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। और अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सामना में
जो मुखपत्र सामना है शिवसेना का, उसमें गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर एक बार फिर से हमला शिवसेना की ओर से किया गया है। आपको याद दिला दें कि कोश्यारी ने पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उद्धव ठाकरे अपना हिंदुत्व लगता है भूल गए हैं। अब शिवसेना ये कह रही कोश्यारी ये भूल गए हैं कि वो गवर्नर हैं। राज्यपाल कोश्यारी पर फिर से ये हमला किया गया है। मुखपत्र सामना में राज्यपाल कोश्यारी को ये कहा गया है कि वो भूल गए हैं कि वो राज्यपाल के पद पर काबिज हैं और रोज कोश्यारी बदनामी की मुहिम चलाते हैं। शिवसेना का ये बड़ा आरोप कोश्यारी पर। हाथरस कांड की बात करेंगे जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस बीच सीबीआई लगातार अपनी जांच तेज कर रही है। आज सीबीआई की टीम आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। कल जांच एजेंसी ने पीड़िता के भाई और पिता से 6 घंटे लंबी पूछताछ की है। हाथरस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरोपियों से आज सीबीआई की पूछताछ। करीब 6 घंटे तक पीड़ित परिवार से सवाल। परिवार को भरोसा, जांच से मिलेगा इंसाफ। हाथरस कांड की सीबीआई जांच के बीच आज सर्वोच्च अदालत में इस मसले पर सुनवाई होगी। हाथरस पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। उस पर जवाब दाखिल करते हुए सरकार ने कोर्ट में बताया था कि पीड़ित परिवार और गवाहों को 3 स्तरीय सुरक्षा दी गई है। इसके लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। गांव की सीमा के साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने कहा था कि कोर्ट सीबीआई को समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने का आदेश दे। साथ ही अदालत खुद इसकी निगरानी भी करे। अदालत सीबीआई को हर 15 दिन में जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को देने को कह सकती है, जिसे यूपी के डीजीपी की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई ने पीड़िता के परिवार से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पीड़ित परिवार को सुरक्षित तरीके से सीबीआई के कैंप ऑफिस ले जाया गया और पूछताछ के बाद घर वापस छोड़ दिया गया। परिवार ने सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है। सीबीआई आने से इंसाफ मिलेगा आपको, जो न्याय की बात करना है? देखिए, अभी तो कल आई है सीबीआई जो अपनी मतलब जो भी इंक्वायरी कर रही है, अभी उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी न्याय मिलेगा, क्योंकि और भी जो जानकारी है वो अपना टोटल करेगी जो भी घटना है, तो ये फाइनली बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा। हाँ, उम्मीद तो जगी है कि हमें न्याय मिलेगा, बेटी को इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद तो है। पूरी जो 14 तारीख को घटना हुई थी उसके बाद से लगातार छानबीन की जा रही है। अब आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखो, अब जांच चल रही है, हमें उम्मीद है कि क्या कहते हैं, हमें सच्चाई जो है हमारे सामने आएगी। वहीं आज सीबीआई आरोपियों और उनके परिवार वालों से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड भी मांग सकती है। बहरहाल जैसे जैसे इस मामले में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, पीड़ित परिवार को इंसाफ की आस बंध रही है। हाथरस से जितेंद्र बहादुर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हाथरस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार आप कवर कर रहे हैं किस तरीके से सीबीआई पूछताछ को आगे बढ़ा रही है, परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, खासतौर पर 6 घंटे लंबी कल पूछताछ चली है। आज किस तरीके से सीबीआई जांच को आगे बढ़ाएगी, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए नेहा, आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परिवार वालों से भी पूछताछ आज दोबारा की जा सकती है। सीबीआई की टीम ने कल करीब 6.5 घंटे के आसपास परिवार के जो 3 सदस्य हैं, पीड़िता के पिताजी और पीड़िता के 2 भाई, उनसे पूछताछ की थी। आज जो जानकारी मिल रही है, सीबीआई की एक टीम गांव आ सकती है और यहां पर जो पीड़िता के जो भाभी हैं और पीड़िता की जो मदर हैं, उनसे पूछताछ की जा सकती है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि जो आरोपी हैं उनको जेल में जाकर के वहां पर कोर्ट से रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो सीबीआई चारों तरफ हर एक एंगल से जांच करना चाहती है। शुरुआती दौर में सीबीआई ने परिवार वालों से सबसे पहले सारी जानकारी ली, जिसमें ये जो पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के जो दोनों भाई हैं, उनसे पूछताछ की। जो सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपको बता दें कि पीड़िता के बड़े भाई को लगातार सीबीआई अपने साथ रखे हुए थी। करीब 2.25 घंटे से ज्यादा उनको वहां पर रखा था, क्योंकि उनसे सारी जानकारी लेना चाहती है सीबीआई की किस तरीके से 14 सितंबर की जो घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था, उस दिन किस तरीके से वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद थे। इसके अलावा जो सूत्रों से जानकारी मिली। अरविंद ओझा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है और यही वो जगह है जिस पर पूरी तरीके से भरोसा जताया है परिवार ने। कहा है कि हम कोर्ट से ही आस लगाए हुए हैं न्याय की। ऐसे में जब आज सुनवाई होगी, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स को देखा जा रहा है और क्या कुछ आज होने वाला है इस पूरे मामले में? जी देखिए, परिवार तो पहले से ही कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी मॉनिटरिंग में ये पूरी जांच हो, लेकिन अब योगी सरकार ने भी इस पर हामी भर दी है, तो किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। उसके अलावा हाई कोर्ट ने, जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है इलाहाबाद का, उसने भी मॉनिटरिंग की थी, काफी उत्तर प्रदेश पुलिस को लताड़ लगाई थी, जिसके बाद अब अगर देखें तो गाँव में काफी हलचल है, सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद पुख्ता हो गई है। साथ ही साथ अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की जाँच काफी तेज है। आज माँ और भाभी से पीड़िता के पूछताछ होगी। अलीगढ़ के अस्पताल में भी सीबीआई की टीम जाएगी, जो हमें जानकारी अभी मिली है। इसके अलावा सीबीआई की टीम एक तरफ तो लोगों से पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ जो आसपास के जो थाने हैं, खासकर जहां पर मुकदमा दर्ज हुआ था, वहां के अफसरों से भी कांटेक्ट में है, लोकल अस्पताल पर भी गई है। तो जांच का दायरा काफी बड़ा हो रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसको सबकी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हाथरस मामले में तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन आज से किस तरीके से देश के कई राज्यों में सिनेमा घरों का ताला खुलने जा रहा है, इस पर हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि दिल्ली वालों को एक और दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि राजधानी में कल से सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। कोरोना काल में मार्च के बाद से ही सभी सिनेमाघर बंद थे, जो आज से दोबारा शुरू हो रहे हैं। इसके लिए सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। कोरोना के बाद से सूने पड़े सिनेमा घरों में आज फिर से लौटने वाली है रौनक। सिनेमा घरों की सूनी पड़ी टिकट खिड़की आज फिर से होने वाली है गुलजार। बस खत्म होने वाला है बड़े पर्दे पर मूवी देखने का इंतजार, क्योंकि आज से सिनेमा घरों के एक बार फिर खुलने वाले हैं द्वार। आज से सिनेमा घरों का ताला खुलने जा रहा है। आज से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर में फिल्मों के शो शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब सिनेमा घरों में फिल्म देखने का अंदाज पहले से बिल्कुल जुदा होगा। हॉल में एंट्री करने से लेकर अंदर बैठने तक हर चीज में बदलाव नजर आएगा। सिनेमा घरों ने इसको लेकर खास तैयारी की है। सिनेमा घरों में एंट्री से ही कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजर के साथ मास्क पहनने और टेम्परेचर चेक करने की व्यवस्था की गई है। बाहर बदलाव हुए तो अंदर का एक्सपीरियंस भी अब बदल गया है। सिनेमा घरों में दर्शकों के बैठने की सीटों को एक एक छोड़कर खाली रखा गया है। तो टिकट आपके हाथ में है, आपने फूड जॉइंट से भी जो खरीदना है आपके हाथ में, आपके पॉपकॉर्न हैं, तो टाइम आ गया है कि आपको लेके चले अंदर थिएटर की तरफ कि आखिरकार वहां क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि वही है जहां आपको मूवी देखनी है, लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त बिताना है, तो क्या वो सुरक्षित है। उसके लिए एक खास तौर पर व्यवस्था की गई है और व्यवस्था ये है कि जो यहाँ पर कुर्सियां हैं उसमें आप हर कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। जैसे पहली कुर्सी आप देख सकते हैं कि इस पर एक स्टिकर चिपकाया गया जिस पर लिखा गया है नॉट टू बी ऑक्यूपाइड। दूसरी कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं, तीसरी कुर्सी आपको फिर से छोड़नी पड़ेगी, यानी हर अल्टरनेट कुर्सी आपके लिए यहाँ पर रखी गई है खाली, ताकि आप सेफ रहें।
सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए जिन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उनमें 50% दर्शकों के साथ ही शो की इजाजत होगी। सिनेमा घरों में दर्शकों को एक एक सीट छोड़कर बैठाने का इंतजाम करना होगा। दर्शकों के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। दर्शकों को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। फिल्म देखते समय खाने पीने की चीजों पर बैन रहेगा। फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। दर्शकों की सुविधा के मुताबिक एसी के सिस्टम में बदलाव करना होगा। सिनेमा हॉल को हर शो के बाद साफ करना होगा। एंट्री, एग्जिट गेट, सीट और लॉबी को समय समय पर साफ करना होगा। तो अगर आपको भी था बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार, तो आज आपका ये इंतजार खत्म हो रहा है। देखना यह है कि कोरोना के बीच सिनेमा घरों को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिल पाता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता, अभिषेक मिश्रा माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। वहीं मिलन शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, दिल्ली में एक दिन का डिले है, हालांकि किस तरीके की तैयारियां दिल्ली के सिनेमा घरों में की गई हैं? देखिए, एक दिन का डिले है, बट ये बहुत अहम है क्योंकि आज लोग अपनी टिकटें बुक करवा पाएंगे। जैसे आप अगर देखेंगे ऑनलाइन जाकर, तो कल के लिए जो शोज़ हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिस्ट कर दिए गए हैं। और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग, हम पीवीआर के बाहर खड़े, कुछ लोग पूछ के गए थे कि क्या आज यहाँ पर मूवी शुरू होने वाली है, क्योंकि अनलॉक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आज की डेट दी गई थी। लेकिन सिनेमा हॉल्स का कहना है कि कल से शो शुरू करना ज़्यादा बेहतर होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत अहम चीज़ है कि शो के टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। कोई लेट नाइट शो नहीं होगा, अर्ली मॉर्निंग शो नहीं होगा। और इसी कारण से ये ज़रूरी जानकारी है कि शो कब होगा ये देखना ज़रूरी है। टिकट काउंटर खुलेगा तो एकदम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगी। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। दूसरी बहुत अहम चीज़ कि अंदर 6 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं उनको अभी तक आने की अनुमति कुछ सिनेमा हॉल्स नहीं दे रहे हैं। इनको हाई रिस्क पॉपुलेशन कहा जाता है। तो कोरोना के चलते हर सीट में आपने देखा होगा किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करने की बात हो रही है। और याद होगा आपको कि सिनेमा थिएटर जाने से पहले अंदर बहुत ठंड होती थी। अब टेम्परेचर रेगुलेशन किया गया है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। और ये सारे बदलाव जो हैं अब कोरोना काल में लोगों को सिनेमा थिएटर की तरफ आकर्षित करेंगे। पुरानी पिक्चरें लगेंगी जो फरवरी में रिलीज हुई। अभिषेक, लखनऊ में तो आज से सिनेमा घर खुल जाएंगे, तैयारियां कर ली गई होंगी, लेकिन बुकिंग्स का रिस्पांस कैसा है? क्या कह रहे हैं मल्टीप्लेक्स के मालिक की, किस तरीके का रिस्पांस इस कोरोना काल में? क्योंकि लोग शायद अभी भी इस बात को लेकर ज्यादा आश्वस्त नहीं होंगे कि कैसे इंतजाम है और वो सुरक्षित रह पाएंगे वायरस से। देखिए, बिल्कुल पहला दिन है तो पहले दिन के हिसाब से ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे ना तो मल्टीप्लेक्स के मालिक कर रहे हैं और ना ही इसके साथ ही जो आने वाले दर्शक हैं उनको भी है। हम इस वक्त आइनॉक्स में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी ये खुला नहीं है। लखनऊ में पहला जो शो है वो 1:45 दोपहर में होना है और इसके अलावा एक शाम को भी शो होना है। तो इसको लेकर के तैयारियाँ लगातार हैं। अंदर पूरा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जगह जगह पर मार्किंग्स बनाई गई हैं। जैसा कि आपने बताया कि सीट को लेकर के भी प्रावधान है कि एक सीट छोड़ के ही बैठा जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पे रियायत दी है। वो रियायत ऐसी है कि 6 महीने का जो लाइसेंस फीस है उसको माफ़ कर दिया गया, यानी अप्रैल से लेकर के सितंबर तक की सभी कोई भी लाइसेंस फीस यहाँ पे नहीं देनी होगी। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई है, लेकिन हाँ अभी उतना रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें समय लगेगा और उम्मीद की जा रही है कि पहले दिन और पहले हफ्ते में खासतौर पर 15% तक फुटफॉल यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही नई फिल्म आएगी, नई रिलीज होगी, उस हिसाब से माना जा रहा है कि 40 से 50% तक ये बढ़ेगा। लेकिन अभी चूंकि पहला दिन है और लोगों में भी मिलन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में कल से सिनेमा घर खुलेंगे, वहीं देश भर में कई ऐसे शहर हैं जहां पर आज से ही सिनेमा घर 50% दर्शकों के साथ खोल दिए जाएंगे। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर का। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नया शगुफा छोड़ा है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहे हैं। घबराई लाल सेना में जोश भरने के पीछे आखिर चालबाज चीन का क्या इरादा है, देखिए इस रिपोर्ट में। एलएसी पर तनाव, चीन का युद्ध राग।
जिनपिंग का ऑर्डर, सेना रेडी फॉर वॉर। घबराई लाल सेना में जोश भरने की कोशिश। चीन चालबाजी दिखाएगा, फिर पिट कर जाएगा। लगता है चालबाज चीन की लाल सेना अपनी कब्र खोदने की कर रही है तैयारी। लगता है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को जंग में झोंककर उसे करना चाहते हैं बर्बाद। ड्रैगन के सिर पर युद्ध की जो धुन सवार है वो उसके खात्मे का पहला हथियार है। रेड आर्मी अभी भूली नहीं होगी जब उसने लद्दाख में हिंदुस्तानी जवानों के हाथों मात खाई थी। कैसे गलवान में भारतीय शेरों ने जिनपिंग की बौनी बटालियन को धूल चटाई थी। उम्मीद थी कि इतना होने के बाद शायद जिनपिंग को थोड़ी अक्ल आ जाएगी, लेकिन लगता है कि जिनपिंग अपने खात्मे की जिद पर अड़ा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को संदेश दिया है, एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और त्वरित प्रतिक्रिया देने, सभी मौसम और इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए और हमेशा बेहद सतर्क रहें। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं और आपकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। साथ ही अपने प्रशिक्षण के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएं। चीनी राष्ट्रपति का ये बयान उस वक्त सामने आया जब वो गुआंगडोंग प्रांत के एक मिलिट्री बेस के दौरे पर था। चीन का आका जिनपिंग इस मिलिट्री बेस पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जिनपिंग ने यहां जवानों से मुलाकात की और उनकी तैयारियों की झलक भी देखी। जिनपिंग को सेना की ट्रेनिंग के वीडियो दिखाए गए। इस दौरान जिनपिंग ने अपने जवानों को संदेश दिया। जिनपिंग ने यहां अपनी आर्मी की मजबूती पर बल दिया और उन्हें किसी भी हालत के लिए तैयार रहने को कहा। मौजूदा वक्त में चीन का भारत, अमेरिका और ताइवान के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे में युद्ध की तैयारी कर आखिर ड्रैगन क्या संदेश देना चाहता है? चीन की चाल चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसने फिर से हिंदुस्तान की सरहद की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारे जवान उसे धूल चटाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। इस बार ड्रैगन को ऐसा जवाब मिलेगा जिसके जख्म वो कभी नहीं भुला पाएगा। आज तक ब्यूरो। बात यूपी के पीलीभीत की, जहां धान खरीद केंद्र पर डीएम का गुस्सा फट पड़ा। आपको दिखा देते हैं तस्वीरें किस तरीके से डीएम पुलकित खरे धान खरीद केंद्र पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उस वक्त हजारों किसान नाराजगी जाहिर कर रहे थे। किसानों का दरअसल ये आरोप था कि उनका धान बिक नहीं रहा है, बिक भी रहा है तो सही कीमत उन्हें नहीं मिल रही है। डीएम को जैसे ही किसानों की नाराजगी का पता चला, मंडी के अधिकारियों का पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। डीएम ने जमकर उन्हें लताड़ लगाई। डीएम का ये अंदाज देखकर किसान भी खुश नजर आए। पहले आप देखिए ये वीडियो। अब तक कितना हो गया? अरे अब तक कितना होना चाहिए था? सुनाई नहीं दिया। 1450 होना चाहिए था। कितना हुआ है? आपने 50 किया है, होना कितना चाहिए था? अरे कितना टारगेट था अब तक? अभी सर मेरा 750 सर पहले दिन से मैं टारगेट कितना था इनका? पर डे 350 कुंटल। तो अब तक कितना हो गया? टोटल बजट नहीं, पर डे 350। एक कांटा है तो पर डे सर रजिस्टर देखिए इनका 60 क्विंटल ऐसे ही पता चल जा रहा है। 3500 हो गया। करे कितना हो? बहुत बढ़िया। इतने किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनका धान बिल्कुल सही लेने या लायक है, तुम नहीं लेते हो, उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो, चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है जिसको 1868 मिल सकता है एक कुंटल का। मेहनत करके लाता है वो, ट्रॉली मुफ्त की नहीं चलती है सर जी। धान कभी समझिए किसान की परेशानी। जो यहाँ बैठ के तुम अड़ंगा लगाने के लिए बैठे हुए हो,
कराना है, किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? वो ले आया है, पंजीकरण नहीं है, आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो पंजीकरण कराओ। सत्यापन नहीं है, एसडीएम साहब को बताओ कि एक ये नाम नोट करिए, सत्यापन करिए। टोकन नहीं जनरेट है, करवाओ। पहला अधिकारी आया, होने दीजिए, अभी होने दीजिए पहले। ठीक, खरीदे इनका, खरीदे इनका। और एसडीएम साहब ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर, ठीक है? मॉइस्चर ना सुनूं अब मैं, एक एक पे जाएंगे आप, आपको अपने साथ लेखपाल रखने, मैं लेखपाल देता हूँ आपको। एक एक जो ये ढेर लगे हैं, ढेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएगा, उसको खरीदवाएंगे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।